तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का हम टोटल डिस्कस करेंगे, जितने भी हमारे टॉपिक एनसीईआरटी के बुक में हैं वो सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आइए बोर्ड पर हम डिस्कस करते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है। करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक चार्ज एंड मैटर एंड चार्जिंग बाय इंडक्शन, ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले वी शुड नो व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है ये दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है। नंबर वन इज द इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिक चार्ज और स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। तो इसमें हम करते क्या है बच्चों, हमें ये करना होता है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, और इलेक्ट्रिक चार्ज किस पोजीशन में होना चाहिए, वो रेस्ट पोजीशन में होना चाहिए। तो इसलिए हम कहेंगे देयरफॉर इट इज कॉल्ड द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी हम इसको बोलते हैं, क्योंकि चार्ज हमारा इसमें क्या होता है, रेस्ट पोजीशन में होता है। तो द चार्जेस एट रेस्ट आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द फ्रिक्शन बिटवीन टू इंसुलेटिंग बॉडी। तो इसका मतलब यह है कि अगर हमारे पास दो इंसुलेटिंग बॉडीज हैं और जब हम इनको आपस में फ्रिक्शन देते हैं, यानी कि दोनों को रब करते हैं, तो जब हम दो बॉडीज को जो कि इंसुलेटिंग बॉडीज होती हैं उनको जब आपस में रब करेंगे तो रब करने से हीट प्रोड्यूस होती है। तो जो हीट प्रोड्यूस होगी बोलते हैं इट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। जो उससे प्रोड्यूस होती है उसे हम बोलते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। अब होता क्या है कि क्योंकि चार्ज क्या है, इलेक्ट्रो का मतलब क्या हो गया, चार्ज हो गया, और स्टैटिक का मतलब क्या हो गया कि रेस्ट में। तो चार्ज किस कंडीशन में है, रेस्ट कंडीशन में है। व्हेन ए ग्लास रोड इज रब्ड विद ए पीस ऑफ सिल्क, अगर हम किसी ग्लास रोड को सिल्क के कपड़े के साथ या उसके धागे के साथ में रब करें तो वो जो ग्लास रोड है दैट एक्वायर्स द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग ए स्मॉल बीड्स ऑफ पेपर, लीव्स, डस्ट पार्टिकल्स, और जितने भी हैं वो उसकी तरफ आने लगते हैं। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं कि द रोड इज सेट टू बी इलेक्ट्रिफाइड। हम कब कहेंगे इलेक्ट्रिफाइड हो गई, कि जब उसके ऊपर कुछ चार्ज आ जाएगा। जैसे हमें पता है कि कॉम्ब इज इलेक्ट्रिफाइड। अब हमारे पास एक सपोज ये कॉम्ब है, कंघा है हमारे पास, उसको यदि हम अपने ड्राई हेयर में रब करें और रब करने के बाद एक छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को उसके पास लेके आए, यानी कि हम कह सकते हैं छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को हम तोड़ के एक मेज पे रखें, और जो कॉम्ब है अगर हम उसके पास लेके आ रहे हैं तो क्या होगा, उस कॉम्ब के जो पॉइंट हैं यानी कि जो नैरो पॉइंट है उनकी तरफ वो स्मॉल बीट्स ऑफ पेपर दे विल अट्रैक्टेड, वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगे। मान लीजिए छोटे छोटे पीस यहाँ पर रखे हुए हैं तो दे विल अटैच विद दिस, तो ये इसके साथ अटैच हो जाएंगे। इसलिए हम कहेंगे जो कॉम्ब है वो हमारा क्या हो गया है, इलेक्ट्रीफाइड हो गया। ठीक है, तो ये हमारे टॉपिक है, इसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में हुआ क्या है, क्या हमने सीखने की कोशिश की है स्टूडेंट, हमने यहां ये सीखा है कि जो इलेक्ट्रो है उसका मतलब हो गया इलेक्ट्रिक चार्ज। अब इलेक्ट्रिक चार्ज किस कंडीशन में रखा हुआ है, वो है हमारा स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब रुका हुआ चार्ज है, रेस्ट पोजीशन में है। तो फिजिक्स की इस ब्रांच में जो हमारा टॉपिक जो इलेक्ट्रोस्टैटिक ब्रांच है, इस ब्रांच में हम सिंपल ये स्टडी करते हैं सिंपली कि चार्जेस एट रेस्ट पोजीशन पे रहता है। ठीक है, अब हमें क्या है, हमें करना है कि जैसे मेटेलिक बॉडीज होती है, जैसे कार होती है और ट्रक्स होते हैं, दे आल्सो गेट चार्ज्ड बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। जैसे गाड़ी जो है, कार जो है वो और ट्रक जब चलते हैं तो क्या होता है, एयर मूव्स करती है, बहुत ज्यादा एयर उसको क्रश करती है। तो क्रश करने से क्या होगा, उसके ऊपर चार्ज बहुत ज्यादा गैदर हो जाता है, यानी कि उसके ऊपर चार्ज बहुत सारा इकट्ठा हो जाता है। तो जो चार्ज इकट्ठा होगा, जैसे मान लीजिए ये कार है या कोई भी चीज है और वो मूविंग स्टेज में है, तो इसके ऊपर जो चार्ज इकट्ठा होगा, अगर ये चार्ज बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाए तो इन दैट केस उसमें क्या हो जाएगा, द चार्ज बीइंग लार्ज कैन प्रोड्यूस द इवन स्पार्क, उसके अंदर प्रोड्यूस करेगा, और जो स्पार्क प्रोड्यूस करेगा तो वो उसको बर्न भी कर सकता है। ठीक है, तो हमें ये समझना है कि इससे जो ये क्या हो रहा है, फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर पैदा हो रही है, फ्रिक्शन के कारण पैदा हो रही है। ठीक है, तो ये टॉपिक तो हमारा हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने क्या जाना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में सिंपली ये जाना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है उसमें चार्ज जो है वो रहता किस पोजीशन में है, वो रेस्ट पोजीशन में रहता है। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो कमेंट में लिखेगा, उसको आई डिस्कस इन डिटेल इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एज ए बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल। तो क्या होता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या, ये इलेक्ट्रिक चार्ज जो है ये बेसिक प्रॉपर्टी है किसकी, मैटर की बेसिक प्रॉपर्टी है। ठीक है स्टूडेंट,
तो मैटर की बेसिक प्रॉपर्टी है। तो इससे क्या कहते हैं कि इट इज बिलीव्ड दैट, क्या माना जाता है कि चार्ज जो है हमारा, जो इलेक्ट्रॉन है या फिर हमारा प्रोटॉन है, दे हैव कैपेसिटी टू एक्वायर चार्ज, दे हैव कैपेसिटी टू एक्वायर द चार्ज, यानी कि ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिव, पॉजिटिव को हम बोलते हैं प्रोटॉन, और ये है हमारे पास है इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जो हो गया, एक प्रोटॉन हो गया, इनकी जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी क्या है, इट इज बिलीव्ड दैट इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हैव कैपेसिटी टू एक्वायर चार्ज, यानी कि एक्वायर चार्ज, इनके पास चार्ज जो है एक्वायर करने की प्रॉपर्टी होती है। व्हाइल द मासलेस पार्टिकल जो होते हैं, दे डू नॉट एक्वायर एनी चार्ज, मासलेस जो पार्टिकल तो वो नहीं कर पाते। तो जैसे हमारे पास क्या है, दो तरह के चार्जेस, टू काइंड्स ऑफ द चार्जेस हमारे पास है, एक हमारे पास प्रोटॉन है, एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अगर हम इसको ऐसे करने की कोशिश करें, समझाने की कोशिश करें कि आप इसको डिटेल में ऐसे समझ सकते हैं, जैसे हमारे पास एक न्यूक्लियस है, तो ये हमारे पास न्यूक्लियस हुआ। अब न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, एंड उसके चारों तरफ यहां पे कुछ ऑर्बिट्स होती हैं, ठीक है। अब इन ऑर्बिट्स में क्या है, जैसे यहां पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, यहां पर भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, तो वो इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो है फ्री स्टेट में रहते हैं, फ्री स्टेट में ये इलेक्ट्रॉन्स डियर स्टूडेंट्स रहते हैं। अब फ्री स्टेट्स का मतलब क्या हो गया, ये फ्री मतलब इनको जरा सा कहीं से भी थोड़ी बहुत एनर्जी इनको मिल जाए तो इमीडिएटली दे कैन लीव इट, ये इस ब्रांच को, इस ऑर्बिट को ये छोड़ के भाग जाएंगे, ठीक है। ये कब होगा, अगर हम कहीं से भी इसको एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड कराएं। ये बिल्कुल उसी तरह है कि जैसे कोई बस के गेट पर खड़ा है, पीछे से किसी ने उसको पुश किया तो वो जो है वो आगे गिर जाएगा। तो यहां पर क्या है, अगर हम कहीं से एक्स्ट्रा एनर्जी इसको प्रोवाइड कराते हैं तो इट विल लीव दिस, ये यहां से छोड़ के भाग जाएगा। अब ये कहीं चला जाएगा, किसके पास जाएगा, अगर दो चीजों को रब कर रहे हैं, दो चीजों को रब कर रहे हैं। अभी इसको हम और डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। अभी तो सिंपली इतना जाने कि न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन यहां पर है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो इक्वल होते हैं, क्योंकि ऐसा होने से क्या होगा कि जो हमारा एटम होगा वो एटम हमारे पास क्या होगा, वो न्यूट्रल होगा। यानी कि न्यूट्रल का मतलब हो गया कि जितने प्रोटॉन हैं उतने ही इसके पास इलेक्ट्रॉन है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, एटम जो है वो जो उसका स्टेट है वो हमारा न्यूट्रल है, ठीक। अब हम इस बात को ऐसे समझते हैं कि तुमने सुना होगा कि कोई चीज इलेक्ट्रीफाइड हो गई है, तो इलेक्ट्रीफाइड जो होने का उसका मतलब क्या हुआ, उसका मीनिंग ये हुआ डियर, अगर हम इसको डिटेल में देखें कि मान लीजिए हमारे पास ये यहां पर ये हमने एक थ्रेड लिया और उसके साथ हमने एक यहां पर ग्लास रोड ली, और ये ग्लास रोड जो है इसको हमने सिल्क के कपड़े से रब किया। रब करने के बाद इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। एक अनदर जो हमारे पास रोड है उसको हम इसके पास लेके आए, हम इसके पास इसको लेके आए, ठीक है। अब ये भी हमारे पास ग्लास रोड है और ये भी हमारे पास ग्लास रोड है, इस पे भी चार्ज पॉजिटिव है और इस पर भी चार्ज पॉजिटिव है, तो दे विल रेपल टू वन अनदर, ये एक दूसरे को पीछे की तरफ धक्का देंगे, और इस कंडीशन में हम यह कहेंगे कि ये हमारा इलेक्ट्रीफाइड हुआ है, ठीक। इसी तरह से हम यदि ऐसा करें कि हमारे पास ये एक और रोड है जिसे हम बोलेंगे एबोनाइट रोड, तो एबोनाइट का जो रोड हमारे पास है, एबोनाइट के रोड में मान लीजिए यहां नेगेटिव नेगेटिव है चार्जेस इसके पास, और इसको हमने फर के साथ में रब किया हुआ है, फ्रिक्शन दिया हुआ है, और एक दूसरी रोड को फिर हम लेके आए यहां पर। तो यहां पर ये कंडीशन जो है, यहां पे ये मान के चीजिए कि ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव है। अब नेगेटिव नेगेटिव ये क्या करेंगे, ये भी रेपल करेंगे टू वन अनदर, ये भी एक दूसरे को पीछे की तरफ धक्का देंगे, क्योंकि यू नो वेरी वेल कि पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव नेगेटिव चार्ज विल रेपल, positive positive will repel, negative negative will repel to one another, but if you have the positive charge and the negative charge, यानी कि ये हमारे पास, अगर हम इसको थर्ड स्टेज में समझे तो ये हुआ हमारे पास कि ये हमारे पास एक ग्लास रोड और इसके ऊपर है चार्ज पॉजिटिव, और एक हमारे पास है यहाँ पर एबोनाइट रोड,
तो एबोनाइड रोड के पास है चार्ज नेगेटिव, तो नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज, तो दे विल अट्रैक्ट टू वन अनदर, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, यानी कि इसका फोर्स इधर से इधर की तरफ होगा, इस साइड से इधर और इसका इधर, तो दे विल अट्रैक्ट टू वन अनदर। और यहां पर क्या हो रहा है कि रेपल टू वन अनदर। तो ये टॉपिक में हम इसको ऐसे समझेंगे। अब देखिए होता क्या है कि I इज इक्वल टू जो है हमारे पास वो है Q अपॉन T। तो सिंपली क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज समथिंग, कुछ है इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज एसोसिएटेड विद द मैटर। आपको बच्चों सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो चार्ज है वो ट्रांसफर्ड होता है, यानी कि चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर हो जाता है। सपोज हमारे पास यहां पर ये है, अगर हम इसको यहां पे समझने की कोशिश करते हैं तो ये हमारे पास अगर दो बॉडीज हैं, अगर हम इसको यहां देखें कि हमारे पास एक बॉडी तो ये है और एक बॉडी ये है, तो अब हमारे पास ये तो हमारा न्यूक्लियस हो गया, ये भी हमारे पास न्यूक्लियस हो गया। हम यहां मान के चलते हैं 1 2 3 4 5, और यहां पर लीजिए 1 2 3, और यहां पर हमारे पास हो गया, इसको हमने ले लिए 3 या फिर 4 5 6 या 7 ऐसे ले लिए। अब देखिए अगर हम इसको ऐसे करें कि ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और अंदर जो बॉडी में है वो न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जो है ये दोनों आपके न्यूक्लियर फोर्स से बंधे हुए थे, यानी कि इनको एक न्यूक्लियर फोर्स होता है जो इनको आपस में बांध कर रखता है, यानी कि अब ये कहीं निकलेंगे नहीं, जाएंगे नहीं, क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रो जो आपका न्यूक्लियर फोर्स है उसने इसको बांध रखा है। लेकिन अब न्यूक्लियस फोर्स जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है बिटवीन द प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो कंपैरेटिवली जो आपका न्यूक्लियर फोर्स होता है उससे वीकर होता है, यानी कि उससे कमजोर होता है। तो इसीलिए क्या होता है कि ये लूजली बाउंड होते हैं, इसके साथ में क्या होते हैं, लूजली बाउंड होते हैं। जब ये लूजली बाउंड होंगे तो इनको जरा सी भी कहीं से एनर्जी मिलेगी, एक्स्ट्रा एनर्जी, या तो इधर से इधर आ जाएगा या फिर इधर से इधर आ जाएगा। तो देखिए इस कंडीशन में क्या है, अगर ये यहां से इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, अगर ये इधर चला गया तो इसने क्या किया है, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया है। तो देने वाला ऑलवेज क्या होता है, डोनर। और डोनर का मतलब क्या, उसने कुछ दे दिया, उसके पास कुछ एक्स्ट्रा था या आपने ले लिया, तो हुआ तो देने वाला ही है। तो देने वाला होगा तो देने वाला क्या होगा, आपका डोनर होगा, एंड इट विल एक्वायर द पॉजिटिव चार्ज। अब इसके पास कितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, बिकॉज इसने किससे लिया है, तो लेने वाला क्या होता है, एक्सेप्टर। ये एक्सेप्टर हुआ, तो इसके पास क्या आ जाएगा, इसके पास आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये आपका डोनर हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको समझते हैं। अब हम ये समझेंगे, ये हमारे पास हो गया इलेक्ट्रिफाइड हो गया, क्योंकि इसने कुछ दिया, डोनर, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम इसको बोलेंगे कि इलेक्ट्रिफाइड हो गया। अब आप सिंपल ये समझेंगे कि जब चार्ज है Q इज इक्वल टू I इज इक्वल टू Q अपॉन T, और Q इज इक्वल टू होता है NE, और N होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है पर यूनिट टाइम से फ्लो करते हैं तो वही चीज बन जाती है क्या, आपका इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी में जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन मोशन में आ जाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन को हम कैसे समझेंगे, ये हमारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टूडेंट्स चैनल के साथ बने रहना, क्योंकि मैं लगातार अब वीडियो डालूंगा, क्योंकि बीच में कुछ समय से मैं वीडियो नहीं डाल रहा था, कुछ प्रॉब्लम्स थी, तो अब मैं रेगुलर इस पर रहूंगा और आप लोगों को अच्छे से नॉलेज देने की कोशिश करूंगा। आइए डिस्कस करते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन की। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन बहुत ही सिंपल प्रोसेस है टू अंडरस्टैंड चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन में डियर स्टूडेंट होता क्या है, तो देखिए चार्जिंग बाय इंडक्शन को समझने का सबसे सिंपल प्रोसेस क्या है। आप सबसे पहले ये देखिए, यहां पर हमारे पास एक इंसुलेटिंग स्टैंड है, इसको हम कहते हैं कि इंसुलेटिंग स्टैंड हमारे पास यहाँ पे रखा हुआ है, और उसके ऊपर हमने एक अनचार्ज क्या कर दिया है, अनचार्ज स्फीयर हमने उसको ले लिया। ये एक मेटेलिक स्फीयर है जो कि अनचार्ज मेटेलिक स्फीयर है। ओके स्टूडेंट्स, अनचार्ज मेटेलिक स्फीयर। अब एक ग्लास रोड जो है पॉजिटिवली ग्लास रोड, यानी कि हम इलेक्ट्रिफाइड ग्लास रोड को इसके पास लेके आते हैं।
ये हमारा फर्स्ट केस हो गया। से ये हमारा ए हमारा फर्स्ट केस है। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि हमने एक मेटेलिक जो आपका स्फीयर है, उस अनचार्ज स्फीयर को वी हैव प्लेस्ड ओवर द इंसुलेटिंग स्टैंड। हमने एक इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर उसको रख दिया है। अब क्या कर रहे हैं कि ये स्टैंड को हम दोबारा बना रहे हैं। पोजीशन तो वही है हमारे पास, तो इसको स्टेजेस में समझ लोगे। तो देखिए अब हमारे पास यही स्टैंड है, यही हमारे पास मेटेलिक बॉडी है। अब मेटेलिक बॉडी के पास हम यहाँ पर एक क्या लेके आ रहे हैं, मान लीजिए हम यहाँ पर एक ग्लास रोड जो कि चार्ज ग्लास रोड है उसको लेके आ रहे हैं। अब आपको जो मेन समझना है स्टूडेंट्स, वो ये समझना है कि देखिए जिस ग्लास रोड को मैं इसके पास लेके आ रहा हूं, अब ये तो अनचार्ज है यानी कि ये न्यूट्रल है, अब ये चार्ज नहीं है, इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल अमाउंट में है। तो यानी कि हम इसको ये कहेंगे कि आप इसको ऐसे समझिए कि जैसे पॉजिटिव 1 2 3 4 पॉजिटिव प्रोटॉन्स हम इसके पास लेके हैं, तो इमीडिएटली ये इंड्यूस कर देगा। और इसके अंदर अगर इस तरह से होंगे पॉजिटिव नेगेटिव, देखिए पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, तो इमीडिएटली क्या होगा, क्योंकि ये हमारे पास क्या है पॉजिटिव चार्ज हम लेके आए हैं। अब इसमें ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दे विल अट्रैक्ट टू वन अनदर, तो ये इसको अपनी तरफ खींच लेगा। तो आप कंडीशन को अब इस तरह समझें कि ये पॉजिटिव जो है नेगेटिव तो इधर आ जाएंगे 1 2 3 4। अब जो चार बचे आपके पॉजिटिव वो यहां रेपल हो जाएंगे 1 2 3 4। तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि यदि हम किसी मेटेलिक जो बॉडी है जो कि आपके ये आपका इसमें मेटेलिक जो हमारे पास स्फीयर है, ये हमारे पास अब इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर है, ठीक है। इसको हमने रखा है मेटेलिक स्टैंड पर। अब एक ग्लास रोड जो कि चार्ज ग्लास रोड है, उसको ये चार्ज पॉजिटिव चार हमारे पास प्रोटॉन है। अब इसके अंदर ये क्योंकि जो न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी में नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे होते हैं बराबर, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, जितने यहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे विल मूव टुवर्ड्स दिस एंड, और जो इसका फार्देस्ट एंड है उसके पास दूसरी साइड में चले जाएंगे पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। अब क्या करेंगे हम, अब ऐसा करते हैं कि इसको ये हमारा जो मेटेलिक स्फीयर है, अब हमने क्या किया कि अभी तक तो ये जो हमारी ग्लास रोड है पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन। अब ये पॉजिटिव जो चार्जेस हैं चारों, अगर मैं इसको अर्थ के साथ कनेक्ट कर देता हूं तो ये जो चार्ज है इट विल गो टू द ग्राउंड, यानी कि इट पासेस थ्रू द ग्राउंड, तो ये ग्राउंड में चला जाएगा और यहां से ये हट जाएगा, ठीक है डियर। अब क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज तो इसका चला गया, एंड नाउ अभी तक तो ये इस कंडीशन में थी। अगर हम इसको रिमूव कर लेते हैं, यानी कि जो ग्लास रोड हमने इसकी तरफ लेके आए थे, अगर हम इसको रिमूव कर लेते हैं स्टूडेंट्स, तो क्या होगा कि पॉजिटिव तो ग्राउंड में चला गया। अब ये जो हमारे पास स्फीयर था, जो मेटेलिक स्फीयर था, ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा 1 2 3 4। अब ये हमारे पास क्या हुआ, नेगेटिवली चार्ज, क्योंकि हमने ये जो रोड थी इस रोड को वापस खींच लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हम इसको वापस खींच लेंगे, एक ऐसे फिगर बनाएंगे और इसका जो एरो हेड है उसको हम दूर कर देंगे, यानी कि व्हेन वी रिमूव इट फ्रॉम दिस मेटेलिक स्फीयर, जब हम इसको हटा देंगे तो क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, अब ये कहेंगे ये हमारे पास चार्ज हो गया, चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन को समझने के लिए क्या सीखा आपने, सिर्फ इतनी बात सीखी कि यदि हमारे पास एक मेटेलिक स्फीयर है जो कि चार्ज नहीं है, वो आपका न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल जब यदि है तो न्यूट्रल में क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं। हम एक चार्ज ग्लास रोड को व्हेन वी ब्रॉट ए ग्लास चार्ज रोड टुवर्ड्स द फर्स्ट एंड, यानी कि इसको एक एंड मान लीजिए, इसका दूसरा एंड ये है, तो जब उसके पास लेके कहीं किसी पोजीशन पे लेके आए, इसको यहां रखें, तो इमीडिएटली इलेक्ट्रॉन विल मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव, ओके। और जो आपके पास पॉजिटिव होंगे दे विल रेपल टू द अदर साइड, इधर चले जाएंगे। अब नेक्स्ट केस में हमने क्या किया, इफ वी कनेक्ट दिस मेटेलिक स्फीयर टू द ग्राउंड, तो पॉजिटिव चार्ज जो इसके इस एंड पे था दैट विल गोज टू द ग्राउंड, वो ग्राउंड में चला जाएगा। और आपके पास अगर इसको हम हटा लेते हैं,
इसको हम रिमूव कर दें तो हमारे पास क्या होगा, ये जो मेटेलिक स्फीयर है इसको एक पर्टिकुलर चार्ज दिया जाएगा, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो। इस तरह से हम इसको बोलेंगे कि चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन में हमें क्या सीखा कि वी नो दैट चार्जिंग बाय इंडक्शन में जो हो रहा है वो क्या हो रहा है कि वी नो दैट ए बॉडी कैन बी चार्ज्ड बाय पुटिंग इट क्या, ये बाय पुटिंग इट इन कॉन्टेक्ट विद द अनदर चार्ज बॉडी, चाहे तो डायरेक्टली मेथड से हो बाय मींस ऑफ ए कंडक्टर मेथड से। पॉजिटिवली चार्ज बॉडी करनी है तो हमें क्या करना होगा, तो यहां नेगेटिवली ग्लास रोड लेके आएंगे, ठीक है। हम उसको यहाँ पर ग्लास रोड को या किसी और चीज को लेके आएंगे, जैसे एबोनाइट रोड को हम यहाँ पे लेके आएंगे। तो जब हम एबोनाइट रोड लेके आएंगे तो यहाँ नेगेटिव होगा, तो एबोनाइट रोड में क्या होगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। अब यहाँ इधर पॉजिटिव आ जाएंगे और इधर चले जाएंगे नेगेटिव नेगेटिव, तो वो चार्ज नेगेटिव ग्राउंड में चला जाएगा और यहाँ बच जाएगा सिंपली पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। तो इसलिए ये है प्रोसेस चार्जिंग बाय इंडक्शन। बात करते हैं कूलम्ब्स लॉ की। कूलम्ब्स लॉ में क्या होता है कि दो चार्जेस हैं Q1 और Q2। अब इन चार्जेस के बीच का डिस्टेंस हमारे पास r लिया, यानी कि दो चार्जेस को हमने r मीटर डिस्टेंस पे रख दिया। अब अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ the force of interaction between two any point charges is directly proportional to the product of the charges। इन दोनों का जो भी प्रोडक्ट होगा हम इसको ऐसे समझेंगे कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट बन गई, ठीक है। तो कूलम्ब्स में क्या है कि इन दोनों का जो चार्ज होता है उसका हम प्रोडक्ट कर दें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि यदि हम Q1 और Q2 को बढ़ाते हैं, उसकी वैल्यू को बढ़ाते हैं, चार्ज को बढ़ाते हैं, तो फोर्स भी बढ़ सकता है, फोर्स भी इंक्रीज होगा। यानी कि Q1 और Q2 का जो प्रोडक्ट है, यानी कि Q1 हम इसको बढ़ाएं या फिर इसको बढ़ाएं, किसी की भी वैल्यू को हम इंक्रीज करें, चार्ज को वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो क्या वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके, ठीक है। लेकिन अब क्या है कि जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस जो है वो होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये इक्वेशन होती है हमारे पास सेकंड। ऑन कंबाइनिंग दिस टू इक्वेशंस, यदि हम इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करते हैं तो वी विल गेट F इज इक्वल टू K इज द कांस्टेंट वैल्यू, तो Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये हमारे पास हो गया है फोर्स, और ये फोर्स क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी होती है इसलिए हमारे पास ये इस पे सिंबल आ जाएगा वेक्टर का, ठीक है। तो अब आपको ये डेफिनेशन याद करनी है कि द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू एनी पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इनके बीच में जो डिस्टेंस होता है उसका हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल करते हैं और जो प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस है उसका डायरेक्ट करते हैं, तो हमारे पास रिजल्ट बनता है F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहां से हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारी वैल्यूज को हम निकाल सकते हैं। देखिए अब यहां से मैं इसको यहां से रब कर देता हूं। अब आप एक चीज देखेंगे यहां पर कि F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यदि हम इसको निकालें Q1 Q2 तो Q1 किस में होता है, कूलम्ब, ये भी हो गया कूलम्ब, और नीचे होता है मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से K की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, तो K की कांस्टेंट वैल्यू को यदि निकालेंगे तो क्या करेंगे, F R स्क्वायर और नीचे हो जाएगा Q1 Q2। तो K की जो हम वैल्यू निकालेंगे वो आ जाएगा आपके पास, यह हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। तो K क्या है हमारे पास, कांस्टेंट वैल्यू है। तो K का जो कांस्टेंट वैल्यू होते हैं वो होते हैं K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे हमारे पास K जो है किसके इक्वल हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस तरह से हम एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हम इसकी जगह क्या पुट कर देंगे, K इज इक्वल टू, जहाँ पे हमारे पास K है। देखिए अब हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर, मैं यहाँ से इसको रब करके तुम्हें डिटेल में समझाता हूँ। देखिए यदि हम इसमें ऐसा करें कि F इज इक्वल टू, और एट द प्लेस ऑफ K यदि हम रख देते हैं K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा हमारे पास Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब यहाँ से इसको ये हटाते हैं और हमें मिल गया, अब यहाँ पर हमें निकालनी है वैल्यू किसकी, एप्सिलॉन नॉट की। तो एप्सिलॉन नॉट अगर निकालेंगे तो आ जाएगा F R स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। यदि हम इन सब की वैल्यू को पुट करें तो वी विल गेट 8.85 इंटू
10⁻⁻12, ये देखो फोर्स किसमें है, न्यूटन में, मीटर स्क्वायर डिवाइड कूलम्ब स्क्वायर। तो ये आपकी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है। तो आपको याद रखना है कि कूलम्ब्स ने क्या बताया है, और के की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, के की वैल्यू आ जाएगी 9 × 10⁹, 9 × 10⁹, और इसका जो यूनिट लगेगा वो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। तो आपको तीन चीजें याद रखनी है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 × 10⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, और के की वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। तो ये हमारे पास कूलम्ब्स का। अब हम डिस्कस करते हैं इसमें कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म जो है वो बहुत ही इजी टॉपिक है और बहुत आसानी से तुम इसको पढ़ लोगे, क्योंकि हमें न्यूटन का थर्ड लॉ मालूम है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म में यदि हम करते हैं डियर स्टूडेंट, तो सिंपल ये करना होगा आपको कि इस तरह से समझिए कि ये हमारे पास एक तरह से एक्सिस हो गए और यहाँ 2 पॉइंट चार्जेस हो गए, एक पॉइंट चार्ज लीजिए, एक पॉइंट चार्ज लीजिए, इसका चार्ज है Q1 और इसका चार्ज है Q2, और इनका जो यहाँ से पोजीशन है वो है R1 और यहाँ से हो गया इसका पोजीशन R2, तो R1 एंड R2, ठीक है, ये है। अब हमारे पास यहाँ पर इसमें फोर्स कर देंगे F12 और इधर हो जाएगा हमारे पास F21, यहाँ पे हो जाएगा R21 एंड यहाँ पे हो जाएगा इस तरफ हमारे पास R12। तो ये जो हमारे पास पोजीशंस है, यानी कि ये यूनिट वेक्टर्स हैं, यहाँ पर आप इस तरह से लगाइए इसको यूनिट वेक्टर। अब हमें करना क्या है, क्या समझना है, वो ये है देखिए कि कूलम्ब्स का वेक्टर फॉर्म में यदि हम करते हैं तो हमें कूलम्ब्स का लॉ मालूम है। कूलम्ब्स के लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है कि ये दोनों फोर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी कि इसका फोर्स इस पे लग रहा है और इसका फोर्स इस पे लग रहा है, ठीक है। तो जब वन बॉडी का, यानी कि ये हमारे पास वन बॉडी है, ये हमारे पास वन बॉडी मीन्स 1 पॉइंट चार्ज है, ये हमारे पास सेकंड पॉइंट चार्ज है, तो यहाँ पर F12 का मतलब सेकंड जो चार्ज है उसका फोर्स लग रहा है फर्स्ट पर, तो हमारे पास सेकंड चार्ज एक्सर्ट द फोर्स ऑन फर्स्ट। और यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि ये जा रहा है कि फर्स्ट चार्ज एक्सर्ट द फोर्स ऑन द सेकंड, यानी कि पहली बॉडी, अगर हम इसको सिंपल लैंग्वेज में समझे कि पहला पॉइंट चार्ज दूसरी बॉडी पर फोर्स लगा रहा है, दूसरा पॉइंट चार्ज पहली बॉडी पर फोर्स लगा रहा है, तो ये हमारे पास फिगर हो गई। तो इसमें क्या हो गया कि 1 पॉइंट चार्ज एक्सर्ट द फोर्स ऑन द सेकंड एंड सेकंड चार्ज एक्सर्ट द फोर्स ऑन द फर्स्ट, यानी कि पहला चार्ज जो है सेकंड पे लगाएगा, सेकंड जो है फर्स्ट पे लगाएगा। तो हमारे पास न्यूटन्स कूलम्ब्स के लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो गया, F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और यहाँ गया R12, ये हमारे पास हो गया इक्वेशन फर्स्ट, ये है यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब इसी तरह से यदि हम करते हैं कि F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये होगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा R21, ये भी यूनिट वेक्टर हो गया। अब हमें ये पता है देखिए, बट R12 अपोजिट टू R21, यानी कि ये हमारा यूनिट वेक्टर। तो देखिए यदि हम ऐसा करें कि R12 माइनस R21 यदि कर देते हैं, तो जहां पर हमारा लिखा है R12, तो ये रहा हमारे पास R12, एट द प्लेस ऑफ दिस हम इस वैल्यू को डाल दें माइनस R21, तो माइनस R21 की जो वैल्यू आ जाएगी वो यहाँ आ जाएगी, यानी कि हमारे पास हो गया R12 की जगह पर हमने रख दिया माइनस R21, तो देखिए ये हमारे पास आ गया माइनस R21, तो ये हमने यहाँ शिफ्ट किया माइनस R21 यूनिट वेक्टर। अब देखो ये वैल्यू क्या है, F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर R21 यूनिट वेक्टर। अब इस वैल्यूज को यदि हम देखो, ये वैल्यू, ये कंप्लीट जो वैल्यू है इट इज इक्वल टू दिस, ये इसके इक्वल हो गया, और नेगेटिव साइन हमारे पास रहेगा तो हम नेगेटिव साइन को बाहर निकालेंगे, तो F12 इज इक्वल टू माइनस साइन विल कम आउट, और जो ये वैल्यू निकल के आई है, ये वैल्यू होगी हमारे पास
1। देखिए ये हमारा न्यूटन्स का थर्ड लॉ जो है वो आपका प्रूव हो गया है अकॉर्डिंग टू द कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। जो कूलम्ब्स लॉ का जो रिजल्ट निकल के आया है वो रिजल्ट निकल के आया है कि 1 टेस्ट चार्ज यानी कि यूनिट चार्ज जो हमारे पास चार्ज है वो चार्ज एक दूसरी बॉडी पे चार्ज लगाएगा, यानी कि दूसरा पॉइंट चार्ज है उस पर फोर्स लगाएगा, और जो सेकंड पॉइंट चार्ज है वो फर्स्ट पे लगाएगा। यानी कि जितना फोर्स ये पॉइंट चार्ज इस पे लगाएगा उतना ही जो फोर्स है वो इस पे लगाएगा, बट इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो इस टॉपिक में इतना ही करेंगे। वी विल डिस्कस अबाउट द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में क्या होता है कि मान लीजिए हमारे पास ये 3 चार्जेस हैं, Q1, Q2, Q3, और इनका जो डिस्टेंस है वो इस O पॉइंट से R1, R2, R3 है। तो अब क्या करता है द प्रिंसिपल एनेबल अस, ये प्रिंसिपल जो करता है वो क्या करता है कि जैसे सपोज हमें इस पॉइंट के ऊपर फोर्स निकालना है, ठीक है, तो ये जितने भी इसके सराउंडिंग में चार्जेस होंगे उनका फोर्स हम इसके ऊपर फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि कूलम्ब्स ने जो लॉ दिया है उसमें कहा है कि दो जो चार्जेस हैं उन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होता है वो होता है हमारे पास F। ठीक है, F की वैल्यू क्या होगी हमारे पास K, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ। F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हमारे पास इसके बाद क्या कर देते हैं हम Q1 Q2 अपॉन R1 का स्क्वायर। ठीक है, दो चार्जेस हमारे पास जैसे Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये हमारे पास कूलम्ब्स का लॉ ऑलरेडी हम लोगों को पता है। ठीक है, अब आपको ये करना है कि सपोज हमें इस पॉइंट पर टोटल फोर्स फाइंड आउट करना है ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस जो इसकी सराउंडिंग में रखे गए हैं। तो आप सीधे से क्या करेंगे, लिखेंगे क्या कि F इसके ऊपर यहां से जो फोर्स लग रहा है, यानी कि हम लिखेंगे F इज इक्वल टू, यहां पे लिखेंगे 1 2, यानी कि सेकेंड जो चार्ज है दैट एक्सर्ट द फोर्स ऑन द फर्स्ट। तो फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये सपोज हमारे पास फर्स्ट के लिए आया। अब करते हैं F, क्योंकि फोर्स हमें चाहिए किसी के ऊपर Q1 के ऊपर ही चाहिए, तो Q3 जो फोर्स है ये एक्सर्ट करेगा फोर्स Q1 के ऊपर। तो अब क्या हो जाएगा F13 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा Q1 Q3 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ये हमारे पास हो गया सेकंड। इसी तरह सिमिलरली इफ देयर आर नंबर ऑफ चार्जेस इन सराउंडिंग ऑफ चार्ज Q1, अगर और भी हमारे पास है, सपोज हमारे पास कहीं पे और रखे हुए हैं चार्जेस और इनकी सबकी डिफरेंट वैल्यूज है, तो हम ये Q4 है Q5 है, जितने भी चार्जेस होंगे उनको हम ऐसे ही लिखते चले जाएंगे। तो F14 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q4 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। अब हम यहाँ करेंगे टोटल इसका वेक्टर सम। जब हम इसका वेक्टर सम निकालेंगे वो क्या कर देंगे, टोटल हम इसका F निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब F निकालने के लिए क्या होगा कि टोटल कंप्लीट F जो निकालेंगे वो आ जाएगा डियर, कैसे करेंगे, F12 प्लस F13 प्लस F14 एंड प्लस डॉट 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 प्लस F1n। सपोजिंग देयर आर द नंबर ऑफ चार्जेस, तो यहाँ पे नंबर ऑफ चार्जेस है, तो हम इन सबको अगर हम इस वैल्यूज को पुट करते हैं तो सिंपली एक चीज कॉमन रह जाएगी, अगर तुम देखोगे वो होगा F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रहेगा, और यहाँ पे Q1 और यहाँ पे हो जाएगा Qn और आपका हो जाएगा R स्क्वायर। तो ये हमारे पास टोटल रिजल्ट निकल के आएगा। तो ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो है ये हमने सीख लिया है। अब इसका डेफिनेशन आपको कहीं पर बताना हो तो डेफिनेशन के लिए क्या करेंगे, आप बताएंगे द प्रिंसिपल अनेबल अस टू कैलकुलेट द टोटल फोर्स ऑन ए गिवन चार्ज, किसी एक चार्ज के ऊपर जो फोर्स हम निकालें ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस विच इज इन द सराउंडिंग ऑफ द प्रीवियस, एट विच वी हैव टू फाइंड आउट द टोटल फोर्स, जिसके ऊपर हमें टोटल फोर्स निकालना है, जितने भी उसके सराउंडिंग में हमारे पास
चार्जेस होंगे, तो इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, यानी कि द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहते हैं। तो इस टॉपिक में इतना ही। इस लेक्चर में बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में। तो आइए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, लुक एट द बोर्ड। ये हमारे पास एक चार्ज है और ये चार्ज को हमने लिया है Q। ओके, अब ये चार्ज जो है इसके चारों तरफ, ये जो चार्ज होगा इसके चारों तरफ एक फील्ड डेवलप हो जाएगी जो इस चार्ज की ही फील्ड होगी, इस चार्ज की ही फील्ड होगी। इस तरह से आप इसको मान के चलिए कि ये हमारे पास एक चार्ज था और इसके चारों तरफ एक यहाँ पर फील्ड है जो कि इसकी अपनी फील्ड है। तो अब सीधा से एक पॉइंट हो गया कि जो चार्ज है उसके सराउंडिंग में जो स्पेस है उसे ही हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो स्पेस अराउंड विच, वो स्पेस जिसके अंदर कोई अदर पार्टिकल्स यानी कि कोई दूसरा चार्ज है। मान लीजिए यहाँ पे हमने एक टेस्ट चार्ज लिया, दैट इज कॉल्ड द Q नॉट। Q नॉट इज द टेस्ट चार्ज, हम इसको बोलेंगे टेस्ट चार्ज। ओनली हमें क्या करना है, इस टेस्ट चार्ज के ऊपर इसकी ताकत को यानी कि इसकी स्ट्रेंथ को हमें मेजर करना है। तो ये कहलाएगा हमारे पास एक टेस्ट चार्ज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमने सीखा, वो ये सीखा कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है स्पेस इन द सराउंडिंग ऑफ द चार्ज इन विच अदर चार्ज कैन एक्सपीरियंस द फोर्स, जिसके अंदर कोई दूसरा चार्ज या तो अट्रैक्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को फील करे या फिर फोर्स ऑफ रिपल्शन को फील करे, तो दैट स्पेस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि द स्पेस अराउंड ए चार्ज इन विच अदर चार्ज कैन एक्सपीरियंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड। आई थिंक डोंट नीड टू राइट ऑन द बोर्ड, सिंपल लैंग्वेज है कि स्पेस के चारों तरफ, एक चार्ज के चारों तरफ जो स्पेस होता है उस स्पेस को ही उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अब बात आती है, ये टॉपिक हमारा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये हमने डिस्कस कर लिया इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है। इंटेंसिटी का मतलब होता है एक तरह से कि उसकी ताकत, उसका स्ट्रेंथ कितना है। ठीक है, अब हम इस बात को यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो मैंने एक चार्ज लिया उसके चारों तरफ ये स्पेस दिखाया, दैट इज द स्पेस ऑफ चार्ज, दैट इज द स्पेस ऑफ चार्ज। अब स्पेस ऑफ चार्ज में जब मैं टेस्ट चार्ज रखा तो मैं इसको थोड़ा यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि ये हमारे पास चार्ज हो गया Q और एक यहाँ पे हमारा इसकी ही ऑर्बिट में, यानी कि जहां तक उसका एक स्पेस बन रहा है, उसका एक फील्ड बन रहा है, उस पॉइंट पर हमने रखा एक टेस्ट चार्ज Q। अब ये जो टेस्ट चार्ज है ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, इसको बोलेंगे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। इट मींस यहाँ पे क्या हो रहा है कि टेस्ट चार्ज जो है उसका अपना कोई फील्ड नहीं है। अगर टेस्ट चार्ज अपने फील्ड को डेवलप करेगा यानी कि प्रोड्यूस करेगा, तो उस केस में क्या होगा, दैट विल डिस्टर्ब द अदर स्पेस चार्ज। जो स्पेस बना हुआ है उस चार्ज का, यानी कि उसकी जो फील्ड बनी हुई है, हम उसको कह सकते हैं इस तरह से, रेज सपोज दे आर कमिंग आउट, ये जो हमारी रेज आ रही है बाहर की तरफ, ये इसकी स्ट्रेंथ है। अगर टेस्ट चार्ज का अपना एक फील्ड हुआ तो वो क्या करेगा, वो इस फील्ड को डिस्टर्ब करेगा। ठीक है, अब हमें ऐसा नहीं करना है, दैट इज वाई वी हैव टेकन हियर द टेस्ट चार्ज, इसलिए हम टेस्ट चार्ज लेते हैं। तो अब टेस्ट चार्ज पे क्या करना है, टेस्ट चार्ज पे इस फील्ड का जितना भी स्ट्रेंथ है, उसकी ताकत जो होती है उसको मेजर करना है। ठीक है, तो अब सिंपली हम इसको लिख सकते हैं कि द रेशियो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, द रेशियो ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द टेस्ट चार्ज, इट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। अगर हम इसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला ये हो जाएगा E इज इक्वल टू एफ की जो वैल्यू होती है वो सबको पता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, और यहाँ पे आ जाएगा Q नॉट। देखिए अगर हम यहाँ पे इसको चार्ज को Q ले रहे हैं, Q ले रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएगा Q1 लेंगे तो यहाँ आ जाएगा Q1, और टेस्ट चार्ज जो है वो हमारे पास हो जाएगा Q नॉट।
अब यहाँ पर हो गया हमारे पास क्यू नॉट, अब इधर भी हो गया क्यू नॉट, और यहाँ फॉर्मूला क्या है आर स्क्वायर। अब क्यू नॉट से क्यू नॉट विल कैंसिल आउट, द रिजल्ट विल कम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर, और ये जो हमारे पास आ जाएगा कूलम्ब मीटर स्क्वायर, बिकॉज Q इज मेजर्ड इन कूलम्ब एंड डिस्टेंस ऑफ स्क्वायर यानी कि मीटर ऑफ स्क्वायर। तो ये हमारे पास कंप्लीट फॉर्मूला हुआ। तो द रेशियो ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन ए टेस्ट चार्ज इट गिव्स द इंफॉर्मेशन अस कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पर है। तो सिंपली इतना याद रखना, द रेशियो ऑफ द फोर्स टू द एक्टिंग ऑन द यूनिट टेस्ट चार्ज E इज इक्वल टू F अपॉन क्यू नॉट। सिंपली हम क्या कर रहे हैं, इसका स्ट्रेंथ का यहाँ हमने मेजरमेंट कर लिया। तो अब जो इसके नेक्स्ट टॉपिक है वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर स्टूडेंट्स। मेरे साथ वीडियो में आप बने रहें, मेरी वीडियो को लगातार देखते रहें। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम कमेंट्स मी, सेंड मी द प्रॉब्लम, आई ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।